हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या आप कह लो ग्रेविटेशन। कि ग्रेविटेशन क्या होता है, आकर्षण, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आकर्षण बल। ठीक है जी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले है ग्रेविटेशन कि ग्रेविटेशन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मासेस ऑफ बॉडी। ठीक है जी, कि मतलब कि बॉडीज़ के कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके मासेस की वजह से जो उनके बीच में अट्रैक्शन होएगी, आकर्षण होएगी, है ना, उसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है। कि मतलब फिनोमिना क्या होता है, मतलब एक तरह का कह देते हैं हम घटना, कि मतलब मासेस की वजह से जो उनके बीच में आकर्षण होने की घटना है ना, उसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि हमारे न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया था ग्रेविटेशन के ऊपर, जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्स में कहीं भी चली जाइए, ये लॉ आपका काम करेगा। ठीक है जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कहते थे कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जो वस्तु है ना, वो दूसरी वस्तु को क्या है, आकर्षित करती है अपनी तरफ। कि मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कुछ मास हो तो वो क्या है, दूसरी वस्तु को आकर्षित करेगी। चाहे आप क्लास में बैठे हो, आप लोग हो, आपके फ्रेंड्स, आपका पेन, आपकी पेंसिल, आपका टेबल, वो क्या है, आपको आकर्षित करते हैं, आप उनको आकर्षित करते हो। इस तरह से ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, आप यहाँ पे चांद पे बैठे हैं, अगर आपका फ्रेंड, आप धरती बैठे हैं, आपका फ्रेंड चांद पे बैठा है, तो वो भी क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बात ये है कि वो फोर्स कितनी की है, हम एक दूसरे तरफ खींचे क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो फोर्स बहुत कम होती है, कमज़ोर होती है इस तरह से। तो कह सकते हैं कि जो फोर्स जो होती है ना, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ देयर बॉडीज़। कि जो वो दो बॉडीज़ है या दो ऑब्जेक्ट है, या हम कह लें कि आप या आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, उन दोनों का जो मास होएगा, है ना, उनका प्रोडक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका मास कम होगा, ठीक है, तो वो फोर्स भी क्या होगी, आपके बीच में, दोनों के बीच में कम होगी। अगर आपका मास ज़्यादा हुआ तो आप दोनों के बीच में फोर्स भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के। कि आप कितनी दूरी पे बैठे हो, जो आपके बीच की दूरी है, स्ट्रेट लाइन जो दूरी है, उसके डिस्टेंस को स्क्वायर कर दीजिए, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो ये हुआ कि अगर मास बढ़ेगा आपका, ठीक है, अगर कोई बॉडी का मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। तो इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड जो रिलेशन है, इनको कंबाइन करके हमने ये थर्ड रिलेशन बनाया कि m1 m2 के इंक्रीज़ होने से, है ना, तो हमारी फोर्स भी इंक्रीज़ होगी, पर d के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हमारी फोर्स डिक्रीज़ होगी। डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से फोर्स डिक्रीज़ होगी। क्यों? अगर मान लीजिए हमारा डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है ना, कि हम 500 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, तो 500 मीटर दूर होने से क्या हुआ, पहले हम थे 100 मीटर की दूरी पे, तो क्या हुआ, मासेस को 100 से डिवाइड किया, है ना। तो मान लीजिए हमारा वेट तो दोनों का बना 500 kg, दो ऑब्जेक्ट थे, उनका वेट बना 500 kg और डिस्टेंस था 100 मीटर। तो उनको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 500 को 100 से डिवाइड किया तो 5 आया। ठीक है जी, मतलब जो फोर्स है वो 5 न्यूटन लगभग कुछ इस तरह से आई। अब हमने क्या है, मासेस तो हमारा 5 ही है और 500 kg ले लिया, और डिस्टेंस है जो हमने, वो भी हमने 500 मीटर ले लिया। अब 500 को 500 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, फोर्स कितनी आई, 1 न्यूटन। कि मतलब डिस्टेंस के साथ हमारी फोर्स जो क्या है, कम हो जाती है। और वैसे भी पता है जो वैल्यू नीचे होती है ना, उसके वो क्या आती है, उसके बढ़ने से हमारी मेन वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करने में वो चीज़ बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा नीचे हमारा डिवाइड होगा, उतनी ही ज़्यादा वो फोर्स बढ़ जाएगी और वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। इसकी डायग्राम दे रखी है, कोई भी एक मास 1, मास 2 और उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है जी। तो ये इनका रिलेशन आ गया। आगे देखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो हमने रिलेशन निकाला ये हो गया। अब जैसे ही क्या है, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना। तो वो कांस्टेंट मैंने लगा दिया g। अब हमारी वैल्यू बन गई ये F इज इक्वल टू जी मास 1 इंटू मास 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर।
ठीक है जी। अब ये जी की वैल्यू क्या होती है, जी क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ये पूरे यूनिवर्स में क्या है, सेम रहेगा। उसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सॉरी, यहाँ पे ये 10⁻11 लिखा हुआ है, इसको आप -11 कर लीजिए, ठीक है जी। और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब ये अजीब सा यूनिट कैसे निकला इसका, है ना, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि जी की वैल्यू इस वाले रिलेशन में क्या कीजिए, जी को एक तरफ रख लीजिए और डी को ऊपर ले लीजिए, एफ इंटू डी स्क्वायर हो गया अपॉन ये जो मासेस थे ये क्या आएंगे, एम इंटू एम, ये नीचे आ गए, ठीक है जी। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर में लेते हैं हम, तो न्यूटन मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर हो गया अपॉन मास क्या है केजी में, तो ये केजी हो गया, ये केजी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूनिट निकाल लिया। तो ये जी की वैल्यू है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है जो हाईलाइट कर रखी है कि फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी हुई दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो आप बता सकते हो, जी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इनटू दोनों बॉडीज़ का मास अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है जी। और जो ये वैल्यू है ये भी आपको याद रखनी होगी। आगे देखते हैं ग्रेविटी। जैसे हमने पढ़ा अभी तक ग्रेविटेशन फोर्स, उसको हम डिनोट करते हैं बड़े जी से, ठीक है जी। और ग्रेविटी को डिनोट करते हैं हम छोटे जी से। यहाँ पे भले ही ये लिखा मैंने बड़े जी से हुआ है क्योंकि ये अक्षर तो पहला बड़ा ही होता है, पर इसको जो डिनोट करेंगे वो हम छोटे जी से डिनोट करेंगे। तो क्या होता है ग्रेविटी, देखते हैं कि अब हमने क्या किया कि एक अर्थ, हमारी अर्थ ले ली, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी दो पर्सन ले लिए, दो ऑब्जेक्ट ले लिए, है ना, राम और श्याम। तो अब क्या है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है ना, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये चेक करते हैं ना कि अर्थ और श्याम के बीच में कितनी ग्रेविटेशन फोर्स है, और अर्थ और राम के बीच में, ठीक है, ये इनके सरफेस पे है दोनों ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन श्याम, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स ऑन श्याम ये हो गया हमारा जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम हो गया मास ऑफ अर्थ, ये हो गया मास ऑफ श्याम, और ये इनके बीच का डिस्टेंस। ये अब आर स्क्वायर क्या हुआ, ये क्या हुआ, अर्थ ऑफ रेडियस ही है ना, कि सेंटर से अर्थ का रेडियस ले लेते हैं, तो ये इसका हमारा रेडियस हो गया, दूरी होगी, ठीक है जी। तो इसी तरह हमने क्या किया, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन राम। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर देखा, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी सेम इसी फॉर्मूला में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी ये सेम ही लिखा गया, फोर्स ऑन श्याम, आप यहाँ पे राम कर लीजिए और ये भी मास ऑफ राम हो जाएगा, ठीक है, बाकी सेम चीज़ है। कि मतलब अब इनमें क्या है कि ये जो चीज़ है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, मास ऑफ श्याम और मास ऑफ राम। अब यहाँ पे आप अपना मास रख लीजिए, कोई भी वस्तु रख लीजिए, मतलब पेन पेंसिल किसी भी चीज़ का भी मास रख लीजिए, तो उनके बीच की आप क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस जो ये कांस्टेंट था, है ना, कि जी भी हमारा कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को जो नाम दिया गया उसको कहा गया स्मॉल जी, ठीक है। ये ऐसे कैसे निकला, अब ये अगला फॉर्मूला आपका ये आ गया, इसको भी आपको याद रखना है, स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकली, और उसको जब फर्दर सोल्व किया गया तो ये वैल्यू निकली 9.8। कैसे निकली, ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24, लगभग इतना कुछ मास होता है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस जो हुआ हमारा वो होता है 6.37 लगभग होता है, इसको जिसको 4 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻6, ठीक है। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो जो ओवरऑल हमारी वैल्यू निकली वो 9.8 होगी, ठीक है। अब क्या है, हमारी अर्थ है वो सर्कल में पूरा अपने स्फेयर में तो है नहीं, वो क्या है थोड़ी सी अंडाकार है, एलिप्स में ऐसे, ठीक है, एलिप्टिकल सी है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ से रेडियस अलग हो जाता है, यहाँ पे रेडियस अलग हो जाता है ना, तो ये इसकी एवरेज वैल्यू ही निकाली गई है 9.8, जो कि हर जगह इतनी ही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारी जी की वैल्यू आ गई और एक नया फॉर्मूला भी हमें मिल गया। अब ये क्या है, ग्रेविटी होगी, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया। अब ये ग्रेविटी आप किसी भी प्लैनेट की निकाल सकते हो, कि यहाँ पे हमने मून का लिया है, वहाँ पे आप अब क्या ले लीजिए,
अर्थ का लिया है वहाँ पे आप मून ले लीजिए, या कोई और प्लैनेट है उसको ले लीजिए, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, हम उनका मास निकाल सकते हैं। ये तो था मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे रख लेंगे हम मास ऑफ मून, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट वो रहेगा, और आर डिस्टेंस जो हमारा मून का डिस्टेंस होगा, ठीक है, रेडियस होगा। जब वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट उसके बीच की दूरी होगी वही रेडियस होगा, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर ही होगा, है ना। तो ये हमारे इस तरह से क्या होगा, किसी भी प्लेनेट की हम ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो मून की ग्रेविटी कितनी है ये आप लोग मेरे को चेक करके बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी एक रिलेशन मैं बता देता हूँ आपको कि जो ग्रेविटी ऑफ मून है ना, वो क्या होता है 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, ठीक है जी। कि मतलब जितनी वैल्यू हमारी अर्थ की है उसका 1/6 कर दीजिए, वही वैल्यू ग्रेविटी होगी मून की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो हाईलाइट चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, नोट कर लेना आप लोग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है मास और वेट, कि मास और वेट में क्या फ़र्क है ना। तो डेफिनेशन हम इसकी एक बार बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि जो पीछे वाला हमारा रिलेशन था ग्रेविटेशन फोर्स ऑन शाम, कि शाम पे जो ग्रेविटेशन फोर्स थी वो देखते हैं। फोर्स इक्वल टू G/m/r², जिसको हमने लिख दिया था G, स्मॉल g लिख दिया था उसकी वैल्यू के बराबर, और मास ऑफ शाम, ठीक है जी। अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स कह लो चाहे आप इसको वेट कह लो, वेट ऑफ शाम, ये एक ही बात है कि वेट ऑफ मतलब वेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी का जो मास है उसके ऊपर ग्रेविटी से क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ही हमारा वेट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, कि हमारी अर्थ किस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हमारी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वही हमारा वेट होता है, ठीक है जी। तो इससे एक फॉर्मूला और बन के आ गया वेट का। वेट क्या होता है m/g, मतलब g की वैल्यू अपनी 9.8 और m क्या हो गया हमारा मास, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर मास और वेट सेम ही होता है, मैं तो आप बड़ा बड़ा डिफरेंस ये समझिए कि जो वेट होता है ना वो वेरीफाई कर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। आप अर्थ के अगर मान लीजिए अर्थ से काफ़ी ऊंचाई पर चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे आपका वेट अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी। अगर आप अर्थ के अंदर चले जाइए, कि मैंने खड्डा खोद के अर्थ के काफ़ी अंदर चला गया, तो वहाँ पे मेरा वेट क्या होगा, अलग होगा। और जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सिर्फ सरफेस के ऊपर। ऊपर भी अगर हम हवा में ऊपर चले जाएं अर्थ से तो भी क्या होगा, वहाँ पे वैल्यू कम होगी। अगर हम अर्थ के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे भी वैल्यू कम होगी, ठीक है जी। तो ये हमारा वेट होता है जो चेंज होता रहता है पोजीशन के हिसाब से, पर जो हमारा मास होता है वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए मैं मून पे चला गया तो मून की ग्रेविटी अलग है, ठीक है, और वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब वहाँ पे क्या होगा, मेरा वेट चेंज हो जाएगा, मेरा मास तो जितना है वो तो सेम रहेगा, जितना धरती पे मेरा मास था उतना ही मास मेरा मून पे रहेगा। मास मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज होने से क्या है, मेरा वेट चेंज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जी जो हमारा है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहते हैं, कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाली चीज़ पढ़ी थी हमने, ठीक है। इसमें ये फोर्स, ये रहा फोर्स, मास, ये रहा मास, तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, कि जी है वो एक ही काम करता है, इसलिए हम कह देते हैं ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से ये इसका रिलेशन निकलता है। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वेट अर्थ के ऊपर होगा, है ना, जो मास हमारा अर्थ के ऊपर या वेट होगा वो अगर हम मून के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा वेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 1/6 ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू से हमारा जो वेट बनेगा तो मून पे जाके वो हमारा 1/6 हो जाएगा, मतलब हम हल्का फील करेंगे। तो इस तरह से देखा है कि जो हमारे ये साइंटिस्ट या ये जो स्पेस में जाते हैं तो वो लोग जो जब मून के ऊपर लैंड करते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो जब चलते हैं तो वो क्या है, हल्के हल्के हवा में ऐसे उड़ रहे होते हैं, कि मतलब प्रॉपर ज़मीन पे सॉलिड तरीके से पैर नहीं रखा जाता, कि एक स्टेप रखते हैं, जब अगला स्टेप रखते हैं तो काफ़ी दूर तक जाते हैं, क्योंकि वो उनकी ग्रेविटी की वैल्यू कम होने से वजह से उनका वेट कम हो जाता है, तो वो काफ़ी हल्के फील करते हैं और वो एक तरह से थोड़ा सा ऐसे मतलब काफ़ी लंबी लंबी जंप्स लेके वहाँ पे चलने का तरीका हो जाता है उनका वो, ठीक है जी। आगे देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है जी,
कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसको जब मैं छोड़ूंगा तो वो क्या होगा, सीधा धरती पे गिरेगा। तो मतलब अब क्या है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ एक ग्रेविटी फोर्स है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। तो ग्रेविटी की वजह से ही वो धरती पे गिरेगा, इसके अलावा और कोई मतलब फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। उसी को हम फ्री फॉल कहते हैं। कि इन न्यूटोनियन फिजिक्स, कि मतलब न्यूटन ने जो हमारे फिजिक्स के चैप्टर दिए हैं उसके हिसाब से जो फिजिक्स बताई कि फ्री फॉल इज़ एनी मोशन ऑफ बॉडी वेयर ग्रेविटी इज़ द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। कि मतलब जब हम बॉडी को छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो पहले रेस्ट में थी, तो नीचे जब गिरी तो वो मोशन में आ गई। तो उस मोशन के ऊपर क्या है, सिर्फ एक ग्रेविटी ही फोर्स है जो उसके ऊपर एक्ट करती है, उसी को फ्री फॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी तो हमने पढ़ा ही हुआ है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कि मास ऑफ सब्सटेंस और उसका वॉल्यूम कितना है, वो हमारा डेंसिटी होती है। पर ये क्या है, ये होता है एक रेगुलर शेप के लिए, जैसे कि हमने ट्रायंगल ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, सिलेंडर ले लिया, इनका वॉल्यूम निकालने के लिए। पर एक इसके अंदर रिलेशन दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, जो इरेगुलर शेप्स होती है। मान लीजिए कोई इरेगुलर शेप है, ठीक है, अब इसकी मेजरमेंट, इसकी डिमेंशन को मापना क्या होता है, मुश्किल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी से, ठीक है। तो जब वाटर की डेंसिटी से इसको कंपेयर करेंगे तो उसी को रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है जिसकी इरेगुलर शेप है तो उसका क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ले लो और अपॉन कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैसे लेंगे, मान लीजिए इसकी एक तरफ मैंने होल करके इसके अंदर लिक्विड को फिल कर दिया, ठीक है। अब इसके लिक्विड को फिल कर दिया पानी को, तो इसके अंदर कितना पानी गया, ठीक है, तो वो हम इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी का सब्सटेंस की हमने क्या है, डेंसिटी निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ये हमारे दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये तो हो गया हमारा CGS में, और ये हो गया हमारा SI में, kg के अंदर 1000 kg पर मीटर क्यूब। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 मीटर ऐसे लेंथ ले लीजिए, 1 मीटर चौड़ाई ले लीजिए और 1 मीटर उसकी ऊंचाई ले लीजिए, है ना, तो इसके अंदर जो पानी आएगा वो 1000 kg या 1000 लीटर हमारा पानी इसके अंदर आ जाएगा। जो ये बॉक्स बनेगा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 मीटर होगी, जो उसका बॉक्स जो रेडी होगा उसके अंदर 1000 लीटर पानी आएगा। ये हमारी वाटर की डेंसिटी होती है, और CGS के अंदर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर आप इससे इस वाटर की डेंसिटी से क्या है, सब्सटेंस की डेंसिटी को डिवाइड कर देते हो तो वो हमारी रिलेटिव डेंसिटी निकल जाती है। अगर ये वैल्यू 1 आती है ना, कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अगर ये वैल्यू 1 आती है तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी के बराबर है। अगर कम आती है तो मतलब वो पानी से कम डेंस है, और ज़्यादा है तो वो उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से ज़्यादा डेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट है ब्योंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कि ब्योंसी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट देयर बाय मेकिंग इट फ्लोट और राइज इन कॉल्ड ब्योंसी। कि मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब कि मतलब पानी के अंदर डालें तो वो क्या है, अगर उसके ऊपर वो फ्लोट करे या वो ऊपर की तरफ उठे तो उसको क्या कहेंगे, ब्योंसी कहते हैं। कि मतलब वाटर की एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या है, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है ना। कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि क्या हुआ, जैसे हम मान लीजिए कोई पर्सन है, वो पानी में डूब रहा है ना, तो दूसरा पर्सन क्या है, उसको बचाने के लिए जब पानी में छलांग मारता है तो वो अकेला ही उसको पानी में से निकाल के ले आता है। कि जब तक वो पानी के अंदर है तब तक तो वो क्या है, उसको अकेला ही उठा पा रहा है, क्योंकि क्या है, नीचे से पानी भी फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए उसको नीचे से पानी ने उठा रखा है, जिसकी वजह से उसको क्या है, वो कम, उसका वेट जो है कम फील होता है। पर जैसे ही वो उसको अपने बाहर निकाल के किनारे पे लेके आता है ना, तो किनारे पे क्या है, उस पर्सन को उठाने के लिए 2-3 पर्सन की लोड पड़ती है, क्योंकि अब क्या है, वहाँ पे उसका वेट ज़्यादा फील होता है। तो वो उसको उठाने के लिए 2 पर्सन की लोड पड़ी और पानी के अंदर कम हुआ। या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम नहा रहे होते हैं तो क्या होता है, जब बकेट में हम अपना मग डबोते हैं ना, तो
बाल्टी के अंदर क्या होता है, जब मग को डुबोया हुआ है वहाँ पे हमें वो मग क्या है काफ़ी हल्का फील होता है, पर जैसे ही हम उसको बाहर लेके आते हैं तो वो क्या है काफ़ी हैवी फील होता है। या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए फिशिंग के टाइम में कि फ़िश को जब हमने वो कांटा डाल के उसको पानी के अंदर पकड़ लिया, तो जब वो पानी के अंदर होती है तब तो वो हमारे काफ़ी ईजिली अपने हम वो जो कांटा होता है उससे काफ़ी इजीली वो हम उसे बाहर निकाल पा रहे होते हैं, पर जैसे ही वो हवा में आती है तो उस वक्त वो हमें क्या है काफ़ी हैवी फील होती है। तो मतलब क्या होगा कि जब वाटर के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो वो वाटर क्या है उसको अपवर्ड फोर्स देता है, जिसे हम थ्रस्ट कह देते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स देगा। क्या कोई फोर्स अगर परपेंडिकुलर लगाई जाए उसे क्या कहता है अप थ्रस्ट कहा जाता है ना, तो या थ्रस्ट कह लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है उसे थ्रस्ट कहा जाता है, और ये परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो इसी को क्या है ब्योंसी कहा जाता है कि मतलब टेंडेंसी जो वाटर की टेंडेंसी है किसी को भी ऊपर धकेलने की फोर्स की, एक फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसी को ब्योंसी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या है एक एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो कि जैसे कि ये डायग्राम दे रखी है कि एक मग के अंदर मैंने क्या एक स्प्रिंग के साथ जो वेट चेक कर सकता है एक पत्थर को हवा में लमकाया हुआ था। जब मैंने इसको हवा में क्या है लमकाया तो क्या हुआ, इसका कुछ वेट शो हुआ, मान लीजिए 2 kg इसका वेट शो हो रहा है। पर अब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं इसको वाटर के अंदर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, इसका ये जो नीडल होगी इसके वेट को क्या है कम शो करेगी, है ना। तो मतलब कम शो क्यों करेगी, कि कहने का मतलब ये है कि वाटर से अंदर से एक अपवर्ड फोर्स लग रही है जो उसे हल्का फील करा रहा है। ठीक है, इसी को ब्योंसी कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या है वो वेट कम हो रहा है। और बियॉन्ड फोर्स क्या हुआ कि मतलब उसने कितनी फोर्स लगाई, कितना वेट उसका कम हुआ, वो उसकी बियॉन्ड फोर्स होगी। तो उसका एक फॉर्मूला भी ये हो सकता है कि फोर्स ऑफ ब्योंसी क्या हुआ कि वेट इन एयर, कि हवा में कितना वेट है उसमें से माइनस कर दो वेट इन वाटर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 था और पानी में अब जब डाला तो उसका वेट हो गया अपने 1.5 किलो। तो क्या हुआ 2 में से 1.5 किया तो 500 ग्राम उसने क्या हुआ ब्योंस फोर्स हमें उसने वाटर के अंदर लगाई उस स्टोन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज ने काफ़ी इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए कि मतलब पानी के अंदर जब बियॉन्ड फोर्स है तो वो कितनी अपवर्ड थ्रस्ट दे रहा है। तो उसके बाद उसने एक अपना फाइनल प्रिंसिपल दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है, कहता है व्हेन ए बॉडी इज़ पार्शली और होली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, कि मतलब जब कोई बॉडी हाफ या पूरा जितनी भी वो पानी के अंदर डूबी हुई है ना, तो क्या है इट्स एक्सपेरिमेंट एंड अपवर्ड थ्रस्ट, कि ये क्या है एक अपवर्ड थ्रस्ट देता है, नीचे से परपेंडिकुलर फोर्स देती है जिसे बियॉन्ड फोर्स कहा जाता है। और ये क्या होती है इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ये इक्वल होती है जितना पानी हमारा बाहर की तरफ निकला। कि मतलब जैसे ही मैंने स्टोन को अंदर डुबोया है ना, तो जितना पानी मेरा बाहर गया उसका आप वेट कर लीजिए। ठीक है, जितना उस पानी का वेट होगा उतना ही वेट ये क्या है नीचे से बियॉन्ड फोर्स लग रही है ना, कि उस वेट के बराबर ही इतनी फोर्स वो क्या है नीचे से स्टोन के ऊपर लगा पा रहा है। ठीक है, और जितना वॉल्यूम इस पत्थर का होगा स्टोन का होगा, ठीक है, और वही वॉल्यूम क्या होगा जितना पानी ये बाहर की तरफ हमारा निकला है दूसरे कंटेनर में, जितना वॉल्यूम इस वाटर का होगा उतना ही वॉल्यूम इस पत्थर का होगा, या जितना वॉल्यूम इस पत्थर का होगा उतना ही वॉल्यूम इस वाटर का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि मतलब इस प्रिंसिपल के आधार पे ही हमारे जो ये शिप्स जहाज वगैरह या वो सबमरीन्स वगैरह बनती है ना, तो वो इसी प्रिंसिपल पे ही हमारे काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। आपके वैसे बुक्स वगैरह में तो काफ़ी एग्जांपल्स डेफिनेशंस वगैरह दे रखी है, पर मतलब जो टॉपिक थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, हो सकता है आपके नहीं तो उनके किसी के काम आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय, सी यू लेटर।